ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं। जैसे हमने बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वेरिएबल्स पढ़े थे, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डेटा में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ा था। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा में हमने पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह पढ़ा था। फिर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, इसमें मीन मीडियन मोड वगैरह देखा था। फिर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखा था, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, रेंज, वेरिएंस वगैरह देखा था। फिर जेड स्कोर देखा था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देखा था। स्क्यूड डेटा देखा था, जिसमें पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड डेटा देखा था। फिर हमने टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखे थे, इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। उसके बाद एक ग्रुप में क्या, दो ग्रुप में क्या, तीन या उससे ज्यादा ग्रुप में क्या, काई स्क्वायर टेस्ट, पेयर्ड एंड पेयर्ड टी टेस्ट और एनोवा वगैरह देखा था। फिर हमने हाइपोथेसिस देखा था, इसमें हमने नल हाइपोथेसिस समझा था क्या होता है। उसके अलावा ऑल्टरनेट या स्टडी हाइपोथेसिस भी समझा था। फिर हमने पी वैल्यू देखी थी कि भाई कितनी आनी चाहिए जिससे सिग्निफिकेंट कहें। फिर हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा था। फिर हमने काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब यार, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, यानी कि संभावनाएं कितनी हैं। तो प्रोबेबिलिटी इन जनरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे किसी भी चीज के होने की संभावना, दैट इज चांस ऑफ सम इवेंट दैट विल अकर। तो किसी भी इवेंट के होने की संभावना, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक। अब देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी वैल्यू ना 0 से 1 के बीच में होती है। अभी याद कर लो कि भैया 0 से 1 के बीच में, खत्म। एक का मतलब होता है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की भैया, होता ना कि भाई इस चीज के होने की संभावना है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, मतलब कि यार होगा ही होगा, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होती है। ठीक है। और क्योंकि इसकी 0 से 1 के बीच की इसकी रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की, तो 0 से कम कभी नहीं होगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो है 0 से +1 के बीच में। 0 से नीचे कभी नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। ये तो थोड़ी सी थ्योरी हो गई। इसके अलावा इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी के दो रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक होता है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है रूल ऑफ एडिशन। अब भाई रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी जो आपको सवाल आया है उसमें एंड या बोथ, इस ये दो अक्षर अगर हैं, या तो एंड है या तो बोथ है, तो समझ जाना कि आपको वहां पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है उस न्यूमेरिकल में। जबकि अगर आपको क्वेश्चन जो आया है उसमें ऐसे शब्द आए हैं एदर और एनी, तब समझ जाना कि आपको रूल ऑफ एडिशन लगाना है। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इन जनरल एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, जिसमें आपसे बोला गया कि एक शहर में गैस्ट्रिक कैंसर वाले लोग करीब 10% हैं, वहीं एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाले इन्फेक्शन उसी सेम पॉपुलेशन में करीब 40% हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ कि कितना चांस है कि इंसान को गैस्ट्रिक कैंसर और एच पाइलोरी इन्फेक्शन दोनों होगा। एंड लगाए ना यहाँ पे, यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर और एच पाइलोरी इन्फेक्शन दोनों होने के चांस किसी इंसान को कितने हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि किसी इंसान को एदर गैस्ट्रिक कैंसर
और पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी कि या तो गैस्ट्रिक कैंसर या तो पाइलोरी इन्फेक्शन होने के कितने चांस हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे एंड लगा है इस क्वेश्चन में, एंड लगा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड लगा है तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो भी सिखा रहा हूं। और अगर यहाँ पे ऐदर लगा है या और लगा है, तो इस वाले में हम क्या यूज करेंगे, ऐदर लगा है या ऐदर या ऐदर या और लगा है तो हम रूल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे वो मैं न्यूमेरिकल में आपको सिखाऊंगा, पर पहले ये याद करना है हमको कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में एंड या बोथ लगा हो। और रूल ऑफ एडिशन कब लगाएंगे, जब एदर लगा हो या और लगा हो या एनी लगा हो, तब रूल ऑफ एडिशन लगाएंगे। अब ये याद कैसे करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे या एडिशन कब करेंगे, तो इसके लिए ये निमोनिक याद रखो। देखो, सिंपल सी कहानी है यार, हर किसी के जिंदगी में ये कहानी होती है कि जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग मिलेंगे, जब दो लोग मिलेंगे तो वो क्या करना चाहेंगे, भाई दो लोग मिल गए, ये चलो हम लोग मिल गए, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे दो लोग मिलके ये। वहीं अगर एक अकेला इंसान है तो वो क्या करना चाहेगा, एक अकेला इंसान किसी को अपनी जिंदगी में ऐड करना चाहेगा। तो दो लोग अगर हैं तो दो लोग मिलके मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, और एक अकेला इंसान अगर है तो वो ऐड करना चाहेगा, है ना। अब दो का मतलब क्या है, देखो ये जो शब्द है एंड, बोथ, ये कब यूज करते हैं, दो लोग होते हैं ना, ये और ये, तो यहाँ भी दो लोग हो गए। बोथ, बोथ ये दोनों, बोथ का मतलब ही टू होता है, तो दो लोग, तो जब दो लोग होंगे तो वो मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो एंड या बोथ जब आता है तो समझ जाना यहाँ पे दो का है, दो लोग मिलके मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। और वहीं याद है ना, ये जैसे शब्द होता है एदर दिस और दिस, तो एदर जब आता है तो एक अकेले आदमी की बात होती है, एक की, एदर, और दिस और दिस तो वही एक की, एनी वन ऑफ दिस तो एक की, तो ये सिंगल हो गए, है ना। तो एक सिंगल अकेला, जो सिंगल होता है अकेला होता है, एक अकेला किसी को ऐड करना चाहेगा, तो एक अकेला किसी को ऐड करना चाहेगा, तो जब एदर और या एनी लगता है तो रूल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल होता है। समझ गए, तो याद हो गया, फिर से बताता हूँ। देखो, इसको याद कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी रूल्स को, ये जो एंड है और बोथ है इसका मतलब क्या है, एंड दो लोगों में इस्तेमाल होता है, बोथ ये भी दो लोगों में, कि दिस एंड दिस तो दो, दिस बोथ ऑफ टू, बोथ दो, तो ये भी दो। तो जब दो लोग होंगे, जब दो लोग होंगे तो वो क्या करना चाहेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो जब एंड और बोथ लगता है तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, तो दो लोग मिलके मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। ऐसे ही रूल ऑफ एडिशन कैसे याद रखेंगे, ये देखो एदर और एनी, ये कब ये शब्द यूज करते हैं, एदर दिस और दिस, मतलब जब सिंगल एक अकेले की बात हो, दिस और दिस किसी एक को चूज करना है, दिस और दिस, एनी, एनी वन ऑफ दिस, तो एक, एक की बात होती है ना, ये जो सारे शब्द जो होते हैं वो एक सिंगल के बारे में बात करते हैं। तो जब एक अकेला इंसान होता है, सिंगल इंसान, वो क्या करना चाहेगा, वो किसी को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहेगा। तो वो यहाँ पे लिखा है कि एक अकेला किसी को ऐड करना चाहेगा, यानी कि जब अदर और या एनी जैसे शब्द आते हैं तो आप रूल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हो। समझ गए, तो ऐसे याद कर सकते हो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन। अब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शहर में गैस्ट्रिक कैंसर वाले लोग करीब 10% हैं, और उसी सेम पॉपुलेशन में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाले इन्फेक्शन वाले लोग करीब 40% हैं।
तो कितने प्रतिशत चांस है, चांस का मतलब क्या हमने पढ़ा था ना, ये देखो चांस का मतलब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो कितना चांस है किसी इंसान को इस शहर में या इस पॉपुलेशन में गैस्ट्रिक कैंसर एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन होने का, यानी ये दोनों होने का। और दूसरा क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत चांस है एक इंसान को एदर गैस्ट्रिक कैंसर और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी यहाँ पे या तो गैस्ट्रिक कैंसर या तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यहाँ पे ये क्या है, एक वाला है, और ये क्या है, दो वाला है। तो इसमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे और इसमें रूल ऑफ एडिशन। अब कैसे यूज करेंगे वो सिखाता हूँ, ठीक। तो देखो, पहले तो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इस शहर में कितनी है, 10% दिया ना। ये देखो गैस्ट्रिक कैंसर कितना बोला, इस शहर में कितना है, 10%। तो गैस्ट्रिक कैंसर जो है 10% है, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, करीब 0.1 है, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन कितनी दी हुई है हमको क्वेश्चन में, एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है इस पॉपुलेशन में करीब 40% है। तो 40% है, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, करीब 0.4। ये तो हमको न्यूमेरिकल में ही दी हुई है ना। अब हमको क्या निकालनी है, हमको निकालना है किसी इंसान को कितना चांस है गैस्ट्रिक कैंसर एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन होने का। एंड शब्द यूज हो गया, यानी कि क्या है ये, एंड कब यूज करते हैं, जब दो लोग होते हैं। तो दो लोग मिलके क्या करना चाहेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा, जब एंड लगता है तो कौन सा रूल लगेगा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो किसको मल्टीप्लाई करना है हमको, गैस्ट्रिक कैंसर का कितना दिया है, 0.1 प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की कितनी दी हुई है आपकी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की आपको 0.4 दी हुई है। तो अगर हमको एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0.1 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 0.04। तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी करीब 0.04 है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एदर गैस्ट्रिक कैंसर और एच पाइलोरी, यहाँ पे देखो एदर लग गया यानी सिंगल हो गया, सिंगल हो गया तो सिंगल जो है, तो ये देखो एदर गैस्ट्रिक कैंसर और एच पाइलोरी। तो एदर या और ये दोनों क्या है, ये सिंगल, एक अकेला, तो एक अकेला क्या करना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा, इसीलिए रूल ऑफ एडिशन करेंगे। तो रूल ऑफ एडिशन करेंगे तो गैस्ट्रिक कैंसर की कितनी दी हुई है, गैस्ट्रिक कैंसर की 0.1 दी हुई है। और एच पाइलोरी की कितनी दी हुई है, एच पाइलोरी की 0.4 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 0.1 प्लस 0.4, है ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया, रूल ऑफ एडिशन यूज किया, जबकि ऊपर क्या यूज किया था, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया था। तो 0.1 प्लस 0.4 इक्वल्स टू 0.5। तो आपकी वैल्यू आ गई कि प्रोबेबिलिटी एदर गैस्ट्रिक कैंसर और पाइलोरिक इन्फेक्शन दोनों में किसी एक के होने के कितना चांस है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है। और गैस्ट्रिक कैंसर और एच पाइलोरी दोनों का साथ में होने का कितना चांस है, और भी कम, 0.04। तो समझ गए, ऐसे आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो। सिंपल है ना, हाँ सिंपल सा है, बस वो एक कहानी याद करनी है और कुछ नहीं है, ठीक। अब ना जब हमने न्यूमेरिकल कर ही लिया है तो थोड़ा सा ये दो चीज को और देख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ ही रहे हैं तो ऑड्स भी देख लेते हैं। अब ऑड्स का मतलब क्या, कितनी कठिनाइयां वगैरह आएंगी। तो ऑड्स होता क्या है एक्चुअली, स्टैट्स में ये समझ लो कि रेशियो ऑफ अकरेंस टू नॉन अकरेंस। तो अकरेंस और नॉन अकरेंस के रेशियो को ऑड्स कहते हैं। सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और प्रोबेबिलिटी इसके फॉर्मूले में आती है, इसलिए यहाँ पे अपन इसको पढ़ते हैं। ऑड्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सिंपल। तो उससे आपका ऑड्स निकल आएगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका ऑड्स। फिर पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हो, वाइवा में कभी कभार पूछ सकते हैं। पर पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सिंपल भाषा में बात करें ना, तो किसी भी इवेंट की होने की संभावना एक पर्टिकुलर टाइम में
कि वो इवेंट कितनी बार वो इवेंट एक पर्टिकुलर समय में होगा, उसको कहते हैं पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। तो पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने बढ़िया एक रेस्टोरेंट खोल लिया और आप वहां पे बैठ गए, तो और नया नया रेस्टोरेंट खुला है, तो कितनी संभावना है कि 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में आपके पास 3 कस्टमर आएंगे। एक आया, फिर 15-20 मिनट बाद दूसरा आया, फिर 15-20 मिनट तीसरा आएगा, तो 1 घंटे में 3 कस्टमर। तो कितने लोग आए, नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बार आए, 3 बार आए, टाइम फ्रेम 1 घंटा। तो वही है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कि किसी एक समय में, टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ इवेंट्स होने की संभावना है। दैट इज पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे एक समय में एक जगह पे विद इन 5 मिनट कितनी बार बिजली गिरेगी, तो पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देखते हैं कि किसी एक समय में किसी एक इवेंट के कितनी बार होने की संभावना है। दैट इज पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। थोड़ा वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना। बहुत अच्छा वाइवा जा रहा होगा तब पूछ सकते हैं। तो इतनी चीजें हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार थ्योरी एग्जाम में तो एज सच पटकी क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा तो पटकी क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, इन जनरल तो नहीं पूछा जाता। और पूछा भी जाएगा तो वेरी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। मगर प्रैक्टिकल में भाई साहब, स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल में अगर टफ क्वेश्चन उनको देना है, तब ये न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। वरना ज्यादातर एमसीक्यूज में ये वाला न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए आप तैयार रहना। ठीक, एमसीक्यूज में तो आती है। फिर बात करूं अगर वाइवा की ना, तो वाइवा में इन जनरल बस पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी वैल्यू कितने के कितने होनी चाहिए, ये जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक। एमसीक्यूज की बात करूं ना, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो एक तो प्रोबेबिलिटी पे एमसीक्यू ये मिला है मुझे कि भैया इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में रहती है, तो 0 से 1 के बीच में। और अगर एक आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक का आ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है कि भाई वो चीज होगी। पहला जो एमसीक्यू मिला है। दूसरा ना, ये वाला एमसीक्यू तो भैया कई बार आया है कि भैया ऐसे पूछ लिया आपसे कि जैसे ये न्यूमेरिकल आ गया और उस पे आप पूछ लिया कि एंड वाला न्यूमेरिकल एक बार आया था, मैंने देखा है, तो कि ये पूरा आपको डेटा दे दिया और एंड पूछ लिया। एंड किया तो आप कौन सा करोगे, एंड किया तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उस वाले न्यूमेरिकल का आंसर 0.04। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल के तौर पे तो आ सकते हैं। यहाँ पे एंड वाला पूछा था, कभी एदर या और वाला पूछ सकते हैं। तो बस ये देखना है एदर और एनी है कि एंड या बोथ है, उसके हिसाब से रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रूल ऑफ एडिशन आप लगा सकते हो। ठीक। तो इस पे भी आपको एमसीक्यू आता है। उसके बाद पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन आपसे वाइवा में पूछा जाता है, अगर बहुत अच्छा आपका वाइवा जा रहा है तब। तो वाइवा के लिए पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन पता करके रखना। और एमसीक्यू इस पे बन सकता है कि किसके बीच में, तो नंबर ऑफ इवेंट्स और टाइम फ्रेम के बीच की प्रोबेबिलिटी बताता है, तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।